हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ना। आज हम क्रैश कोर्स का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और मैं हूं ओम प्रकाश और मेरा यूट्यूब चैनल है डिजिटल फिजिक्स। आप जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का तीसरा लेक्चर। और लेक्चर है कूलम्ब्स लॉ पे आधारित। क्या किस पे? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ अपन अभी तक पढ़े हैं कि अगर दो चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है मान लो, तो क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि अगर इसको पकड़ ले और इसको छोड़े तो ये इधर भागेगा, इसको पकड़ ले इसको छोड़े तो ये इधर भागेगा। ठीक है। या अपन बोल सकते हैं कि एक और नेगेटिव, दोनों से नेगेटिव चार्ज हो तो फिर भी फोर्स ऑफ रिपल्सन ही होता है ना। अपन ये पढ़ रहे हैं अगर दो सेम चार्ज हो तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो दो लाइक चार्ज के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और कुछ दूरी पे रखा हुआ एक नेगेटिव चार्ज हो तो दोनों के बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप इसको पकड़ लो तो ये इधर भागेगा, या आप इसको फिक्स कर दो तो ये इधर भागेगा। ठीक है। या एक नेगेटिव रख लो, इधर एक पॉजिटिव रख लो, तो दोनों के बीच में कौन सा होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये है आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। अब हमको ये पता है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। ठीक है। कितना फोर्स लगता है और किधर फोर्स लगता है उसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? कूलम्ब्स का लॉ। कूलम्ब्स आप बोले हैं कि कितना फोर्स लगता है अगर दो चार्ज के बीच में, अगर वो किसी डिस्टेंस पे हो। ठीक है। और किधर लगेगा, ये दो चीज के बारे में उसने बताया उन्होंने। ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ। ये तो आप जानते हैं, ये दो लाइक चार्ज होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, दो अनलाइक चार्ज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये कितना फोर्स लगाता है एक दूसरे पे, इसके बारे में पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ में। तो चलिए हेडिंग कीजिए कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है? दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है। तो अपन वो लिख सकते हैं कूलम्ब्स लॉ states that the force of interaction मतलब चाहे रिपल्सन हो और अट्रैक्शन हो, the force of interaction between two point charge, कौन सा चार्ज? पॉइंट चार्ज is directly proportional to magnitude of product of charges and inversely proportional to square of its distance. Inversely proportional to square of its distance और सेपरेशन।
हम क्या बोलते हैं कि स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, चाहे रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो, बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स सेपरेशन। ठीक है, कि मान लो कि आपका एक चार्ज पार्टिकल ये A है, ठीक है, जिसपे मान लेते हैं हम Q1 चार्ज, और इसके डिस्टेंस D डिस्टेंस पे, इस पे या अपन बोल लेते हैं R डिस्टेंस पे, एक और चार्ज पार्टिकल है B, जिसपे चार्ज है मान लो +Q, दोनों सेम चार्ज है, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, डेफिनेटली होगा। इस फोर्स को अपन यहां पर क्या बोल रहे हैं, इसको फिक्स करो, इसको मूव करो, इस पे फोर्स लगेगा, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। यह है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और इधर लगा रहे हैं क्या, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, है ना, डेफिनेटली ना। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, आप इसको फिक्स कर दो, इसको ए को फिक्स कर दो, बी को अगर मूव करोगे तो इधर फोर्स लगेगा। कौन फोर्स लगा रहा है, ए लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, बी पे लगा रहा है, इसलिए हम लिखते हैं इसको फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब मान लो इसको फिक्स कर दो और इसको मूव करो या इसको छोड़ दो, तो इधर फोर्स लगेगा। कौन फोर्स लगा रहा है, बी लगा रहा है, किस पे लग रहा है, ए पे लग रहा है, इसलिए लिखते हैं इसको फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अपन सहज लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। किसके कारण लग रहा है फोर्स, इस पे फोर्स लग रहा है ए पे, किसके कारण, बी के कारण। इस पे कौन, किस पे फोर्स लग रहा है, बी पे, किसके कारण लग रहा है, तो ए के कारण, इसलिए अपन लिखते हैं इसको फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड द फोर्स ऑफ बी ड्यू टू ए। ठीक है, तो आप इसको देखें, डेफिनेशन देख लिए, लिख लिया। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो आपको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अपन मान लेते हैं एफ बी ए is directly proportional to product of the charge magnitude of Q1 into magnitude of Q2 divided by R square। और अपन ये भी लिख सकते चाहे तो, यहां पे लिख देता हूं मैं कि अगर हम बोले कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मतलब देख रहे हैं यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड, ये दोनों साइड सेम है, ये दोनों साइड सेम है ना, मतलब दोनों पे क्या हो रहा है, फोर्स बराबर लग रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अपन बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए बी, बोल सकते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों से हमको क्या दिखता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ए बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बी ए। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। एक लग रहा है इस डायरेक्शन में और दूसरा लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब इसका डायरेक्शन पता है तो हम इसका निकाल सकते हैं, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक में और एक यूनिट वेक्टर पता होता है तो दूसरे में क्या करते हैं, हम माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, कोई बात है आपको, ठीक है इसको, ओके, ठीक है।
आपको समझ में आ रहा है कि दोनों फोर्स बराबर है। मैग्नीट्यूड एफ ए बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी ए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 का मैग्नीट्यूड इनटू Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम F मान लेते हैं। चलो ये फोर्स F लग रहा है, ठीक है। F का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। चलो ये मान लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K है। क्या है? K है। F इक्वल टू K Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ में फोर्स है। फोर्स बिटवीन टू चार्ज। क्या है ये? फोर्स बिटवीन टू चार्ज। कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, कैसा चार्ज होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है जिसका वैल्यू जो है, ये का वैल्यू कितना होता है बताइए? के का जो वैल्यू होता है के इक्वल टू 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन क्या है भैया? एप्सिलॉन है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। क्या है ये? एप्सिलॉन क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिकल का परमिटिविटी है ये परमिट करता है कि कितना फोर्स लगाएगा, कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, परमिटिविटी है। अब हमको पता करना है कि व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है 2 नंबर में। तो हमको पढ़ना है व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इट। जो फोर्स है इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा, पक्का ना? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है बाबू? आर का यूनिट क्या होता है? तो अपन पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन लिख लो कि व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के। बताइए इसको, समझ में आ गया आपको? कूलम्ब्स का एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड तो पढ़ लिए, उसकी डायरेक्शन के बारे में नहीं पढ़े। तो डायरेक्शन के बारे में न्यूटन से आप बोले हैं, उसको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। डायमेंशन के बारे में क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। डायरेक्शन के बारे में तो बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन two charges is always along the line joining of charges। क्योंकि न्यूटन साहब को बोल रहे हैं क्या कि पहला डिफिनेशन जो है उनका, उसमें क्या बोले? मान लो ये Q1 चार्ज है पॉजिटिव, ये Q2 चार्ज है पॉजिटिव। ये बोले फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना? तब मान लो कि इधर वाला एक इधर फोर्स लग रहा है, दूसरा आपको बोल देगा भाई इधर लग रहा है। बोल सकता है ना? नहीं बोल सकता है? बोल सकता है। तो इस इंटरप्रिटेशन को ठीक करने के लिए उन्होंने ये रूल दिया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्ज। ये इसका लाइन ज्वाइनिंग है, ये इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर नहीं लगा सकते हैं, इधर नहीं लगा सकते हैं, इसके लाइन ज्वाइनिंग में भी होना चाहिए। मतलब ये डायरेक्शन सही है और ये डायरेक्शन सही है, बाकी सबकी डायरेक्शन वो गलत है। चाहे आप ऐसे चार्ज रख लें तो इसका लाइन ज्वाइनिंग क्या होगा? ऐसे होगा, या तो इधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, या तो ऐसे लगेगा। ये
along the line joining of two charges। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं। तो क्या डायरेक्शन के बारे में क्या पढ़ रहे हैं अपन? डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस ऑलवेज along the line joining of two charges। दो चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक फोर्स इधर लगा दिए एक पर, एक पे उधर लगा दिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, बोल सकते हैं ना, पहला स्टेटमेंट तो डायरेक्शन हिसाब से रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए पर बोला गया है कि x along the line joining of two charges। और ये सिर्फ दो पॉइंट चार्ज पे लगता है, तो इसका लिमिटेशन क्या हो गया? ये सिर्फ दो पॉइंट चार्ज पे लग रहा है, पॉइंट चार्ज छोड़ के दूसरा पे नहीं लग रहा है। कोई तीसरा चार्ज आ जाए फिर भी फोर्स नहीं निकाल सकते, सिर्फ दो चार्ज के बीच में ही फोर्स निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट, अपन ऐसा यूनिट की बात करेंगे, एंड डायमेंशन ऑफ के। अपन यहां लिख रहे हैं एफ क्या है, तो के Q1 का मैग्नीट्यूड इंटू Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है अपन लिख सकते हैं ना, K इक्वल टू मैग्नीट्यूड एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2। ठीक है, आपको पता है फोर्स का क्या होता है यूनिट, एफ का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, लेंथ आर लेंथ ही है ना, उसका क्या होता है ऐसा यूनिट मीटर। चार्ज Q इक्वल टू अपन IT लिखते हैं, तो Q का जो यूनिट होगा एम्पियर इंटू सेकेंड, हम इसी को बोलते हैं कूलम बोलते हैं ना। अपन क्या लिख सकते हैं यूनिट में, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, है ना? नहीं होगा, हो जाएगा ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन क्या हो जाएगा, के का न्यूटन इंटू है, ये क्या है इंटू, मैथ नहीं है, इंटू है, इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन अगर बात करेंगे तो डायमेंशन ऑफ के इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ Q1 इंटू डायमेंशन ऑफ Q2। Q1 Q2 रिचार्ज ही है, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, है ना? तो अपन अगर डायमेंशन पढ़ेंगे Q का, डायमेंशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, A इंटू टी, आई का A होता है और T का कैपिटल T लिखते हैं। ठीक है, ये डायमेंशन ऑफ Q है। डायमेंशन ऑफ F क्या हो जाएगा, F इसको लिखते हैं M इंटू A, है ना? M का डायमेंशन मास है ये, बड़ा M। एक्सेलरेशन का डायमेंशन लेंथ पर यूनिट टाइम, LT-2। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, LT-2। लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ R, जो लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन होता है L। अब यहां पुट कर देंगे MLT-2 इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई AT इंटू AT। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, M L इंटू L स्क्वायर, L क्यूब हो गया, T स्क्वायर ऊपर है, T इंटू T नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो T4 हो जाएगा, T-4 और A-2 हो जाएगा ना। दिस इज द डायमेंशन ऑफ K, दिस इज द यूनिट ऑफ K। निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये फोर्स का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में और यूनिट निकालना है तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर,
Q1 Q2 को क्या जाएगा कूलम इनटू कूलम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। डायमेंशन लिखना है तो F का डायमेंशन अपन निकाल के दिखाएं आपको, F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का होता है LT-2, चार्ज का AT और लेंथ का L, सबको पुट करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, बेटा इसको फटाफट ओके देख लीजिए, आप लोग लिख लिए, स्क्रीन पॉज करके लिखिए, कोई बात नहीं। What is the unit and dimension of epsilon? What is the unit and dimension of epsilon? इसका epsilon का आपको निकालना हो, unit and dimension of epsilon। अपन लिख सकते हैं k इक्वल टू 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू मोड Q1 मोड Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, पर दोनों तरीके से निकाल के देखते हैं। ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, लिख सकते हैं। तो k की यूनिट हमको पता है और हमको एप्सिलॉन चाहिए, तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 पाई k है ना, और हमको इसका यूनिट चाहिए। ऐसा यूनिट क्या होता है 1/4 पाई यूनिट लेस होता है कि नहीं होता है? इसको अपन क्या लिख सकते हैं यूनिट के लिए 1/k लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते, बिकॉज 1/4 पाई इज अ नंबर, इज ए नंबर which is unit and dimensionless. Number is unit and dimension लेस होता है। क्या होता है यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है, क्या होता है यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है। एप्सिलॉन का यूनिट क्या हो जाएगा 1/k का यूनिट, तो 1/k न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं इक्वल टू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। एप्सिलॉन यूनिट क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या आप यहां से भी कर सकते हैं, अब देखते हैं 1/4 तो यूनिट लेस है, 1/4 इज यूनिट लेस, लिखने पड़ेगा 1/4 इज अ नंबर, so it is unit and dimension less। अपन इसको लिख सकते हैं ना F is equal to 1/4, किसके लिए तो यूनिट फाइंडिंग करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। 1/4 को हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अगर हम यूनिट निकालना है तो ऐसा कर सकते हैं Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। अगर आपको एप्सिलॉन इधर लाना है तो न्यूटन को यहाँ लाना पड़ेगा, एप्सिलॉन इक्वल टू 1/f इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 Q2 का लोग क्या होगा यूनिट कूलम इंटू कूलम डिवाइडेड बाय फोर्स का न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर, तो अपन बोल सकते हैं क्या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर बोल सकते हो ना। यूनिट आ गया दोनों का, समझ में आ रहा है आपको। डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन मिटा इसको, नंबर ये है कि नंबर क्या होता है यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है। अब यहां पे आ जाओ, डायमेंशन ऑफ k इक्वल टू 1/k डायमेंशन ऑफ 4 पाई डायमेंशन ऑफ 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन का डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 4 पाई यूनिट लेस होता है, मतलब 1/k एप्सिलॉन का डायमेंशन। आप उल्टा कर लो इसको, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन इक्वल टू 1/k डायमेंशन ऑफ k इक्वल टू डायमेंशन ऑफ k क्या था 1/k m l क्यूब t माइनस 4 a माइनस 2 था। आप इसको उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा m माइनस 1 l माइनस 3
T4A2। समझिए, आप इसका भी निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा अपने से। ये होमवर्क है आपका, ये क्या है, होमवर्क है। ऐसा नहीं कि हम नहीं निकाल सकते, आप निकालिएगा, आराम से इजीली निकलेगा, ठीक है ना। नहीं चाहे तो हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 पाई f इनटू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। इसका डायमेंशन इक्वल टू टोटल का डायमेंशन इक्वल टू 1/4 यूनिट प्लस होता है 1/4 का डायमेंशन इनटू Q1 का डायमेंशन Q2 का डायमेंशन डिवाइडेड बाय R स्क्वायर का डायमेंशन। इसका क्या था 1/mLT - 2 पर इनटू AT डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, है ना। नहीं होगा, आप इसको बोल सकते हैं कि m के पावर -1 ऊपर चला जाएगा तो ये L और L स्क्वायर, L क्यू नीचे में ऊपर में चला जाएगा तो हो जाएगा L - Q। देखो आप T नीचे -2 तो ऊपर जाएगा T स्क्वायर इंटू T के पावर 4 इंटू A स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ। चलिए अब अगला क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द एप्सिलॉन, ठीक है ना। अपन के को एप्सिलॉन को भी और तोड़ सकते हैं, लिखिए एप्सिलॉन को और ब्रेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और अपन एयर का भी बात करें तो लिखिएगा एप्सिलॉन आर जो है वो है रिलेटिव परमिटिविटी, क्या है ये, रिलेटिव परमिटिविटी इन अ मीडियम। किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस में। फॉर फ्री स्पेस एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1। अपन बोल सकते हैं कि फॉर फ्री स्पेस के लिए, फॉर फ्री स्पेस एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। मतलब क्या हो सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का वही यूनिट होगा जो एप्सिलॉन का होगा, एप्सिलॉन का नॉट का वही डायमेंशन होगा जो किसका होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन का होगा। तो पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ है सेम यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, सेम हो जाएगा। अब पूछता है कि व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ relative permittivity, what is the unit and dimension of relative permittivity। हम इसलिए एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका यूनिट क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर क्या होता है, याद करो, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका भी वही हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दोनों कट के 1 हो जाएगा। मतलब ये क्या आ गया, यूनिट लेस हो जाएगा, है ना, यूनिट लेस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यूनिट लेस होगा। डायमेंशन भी दोनों का सेम है तो डायमेंशन भी क्या हो जाएगा,
यूनिटलेस हो जाएगा। एप्सिलॉन आर का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। डायमेंशन क्या होगा एप्सिलॉन का? अभी अपन निकाले थे एप्सिलॉन का डायमेंशन m -1 l -3 t4 a2 डिवाइडेड बाय m -1 l -3 t4 a2। दोनों कट के हो जाएगा 1। ये इसका ये के नंबर है, ये हो जाएगा डायमेंशन लेस। समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है? स्पीड हो गया, कोई खास नहीं है, तो यही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना जरूरी है। किस क्या जरूरी है? वेक्टर फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर और वेक्टर के रूप में कैसे लिखना होता है? किसके रूप में? वेक्टर के रूप में। तो अब मान लो कि वेक्टर के लिए क्या करेंगे? एक्सिस चूज करेंगे। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। एक अनदर चार्ज पार्टिकल है बी जिसका कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया है ना, पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये हो गया आर ए, पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्या आ जाएगा? ये x1 - 0 i कैप प्लस y1 - 0 a कैप। ये क्या हो जाएगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप, है ना। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ b, पोजीशन वेक्टर ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अपन सिंपली 0 0 है, ओरिजिन रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं ना, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। एंड दिस इज द r। ये क्या है? r ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, पोजीशन वेक्टर ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, इसको हम अपन r मान लेते हैं। ठीक है, क्या है? यहां से अपन लिख लेते हैं कि r b a ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे? वेक्टर r इज इक्वल टू, इसको हम r भी मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप। आप इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा करोगे तो अपन लिख सकते हैं क्या? x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है? ये पोजीशन वेक्टर ऑफ r a है, तो अपन लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ a माइनस b है ना, ये b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। लिख सकते हैं ना, अपन लिख सकते हैं क्या? r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। लिखने में झंझट नहीं है ना। और यूनिट ऑफ r जो होगा, यूनिट ऑफ r, इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ r। ये क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ r।
किसके अलॉन्ग डायरेक्शन है? ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी इज टेकन एज पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा? फोर्स ऑन, अगर आप बोले कि बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 बाई मोड आर का स्क्वायर। मोड आर इसलिए कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज है, तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज क्या है? आर ही है ना, ये दोनों तो नहीं है, यही है डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। मान लेते हैं ये Q1 है और ये Q2 है, जो दोनों पॉजिटिव है, तो इसका फोर्स इधर होगा, और नहीं होगा। ये कौन सा फोर्स होगा? एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है, अब अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, इसके फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो अपन लिख सकते हैं कि एफ बी ए इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मोड आर का होल स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ आर। डायरेक्शन लगा दिए तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आप इसको चाहे तो और ब्रेक कर सकते हैं। अपन जानते हैं यूनिट वेक्टर जो होता है, कभी यूनिट वेक्टर अगर हमको लिखना है, यूनिट वेक्टर ऑफ आर इक्वल टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर होता है कि नहीं? यूनिट वेक्टर का यूनिट लिखना था, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो अपन इसको और लिख सकते हैं एक्सटेंड करके। ये लिख रही क्या? थोड़ा मिटा इसको हल्का फुल्का नहीं लिखे हैं। चलिए तो अपन लिख सकते हैं इसको के Q1 Q2 बाई मोड आर का होल स्क्वायर इनटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर आर। ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू के Q1 Q2 बाई मोड आर वेक्टर आर का Q इंटू वेक्टर आर। तो दिस इज द कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये BA है, और आप इसे अलॉन्ग इसका डायरेक्शन लेंगे इधर हो जाएगा। अगर चार्ज को यहाँ पे मैग्नीट्यूड में नहीं लिया गया है, चार्ज को इसके साइन के साथ लिया गया है, मान लो एक प्लस एक माइनस होता है तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव आर मतलब क्या हो गया? इधर डायरेक्शन। So this is all about the Coulomb's law, and thank you for watching.